बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। बट मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे अपना शीमो उस डुअल कंटिन्यूएशन मेथड के बारे में सोच रहा था, तो तभी यहाँ पर उसे फैंगली का मैसेज आता है कि यहाँ पे वांग क्यान हाउ नाम के बंदे ने अटैक कर दिया है। अब वो यहाँ फैंगली की जान बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो वांग त्यान हो को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, जिस वजह से न चाहते हुए भी हार मानकर वांग त्यान हो को यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो फिफ्थ मास्टर है उन्हें पता चल जाता है कि फेयर फिस्ट और कोई नहीं बल्कि शीमू है, तो वो उसे ऑफर देते हैं कि हम तुम्हें सब कुछ देंगे और वो की स्प्रिट पिल भी, लेकिन बदले में तुम्हें बिल्कुल अपने फादर की तरह जिन फैमिली के लिए काम करना होगा। अब शीमू इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो ही यहाँ पर जीतियान को भड़काता है शीमू के अगेंस्ट, ताकि वो किसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके जीतियान को अपने रास्ते से हटा सके। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम शीमू को देखते हैं जहाँ पर वो फायर फिस्ट के गेटअप में यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था और मन में कहता है कि मेरे मास्टर के मुताबिक जब मैं बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल को पास कर लूंगा उसके बाद ही मैं फिजिकल बॉडी को टेम्पर कर पाऊंगा, और इसके साथ ही हर कदम जो कि मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा वो पहले से ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें कामयाब होऊंगा और आगे बढ़ता रहूंगा तो मेरे की सेंसेसिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं उस की स्प्लिट पिल को लेता हूँ तो शायद मेरे चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं, यानी कि मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी बंदा भी की सेंसेशन में कामयाब हो सकता है। यहाँ पर ये शीमू काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वो अपने फादर की तरह इनका गुलाम नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो इतने बड़े मौके को भी जाने कैसे दे सकता था। इसी के साथ वो यहाँ पर अब अपने प्लेट्स की प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि अगर मैं इसे उस 4 ग्रेट हॉल कंपटीशन से पहले कॉम्प्रिहेंड कर लूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं उसे कंज्यूम नहीं करता फिर भी मेरी जो तलवारबाजी है और जो मेरी स्किल्स हैं उनके जरिए से भी मैं इस कंपटीशन को जीत सकता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीमू की ब्लेड स्किल्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। साथ ही उसके पास ये जो नया वेपन है जिसका नाम सन एंड मून ब्लेड है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। अब तभी यहाँ पर फेंगली और उसका साथी आ जाता है जो कि यहाँ पे शीमू की तारीफें करने लगते हैं। कि तभी शीमू बताने लगता है कि वाकई में ये सन एंड मून ब्लेड बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये काफी अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है। कि तभी यहाँ पर फेंगली का साथी कहने लगता है कि बिल्कुल ये सन एंड मून ब्लेड बहुत ही ज्यादा रेयर है और आपको पता है कि मास्टर फेंगली इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं ताकि ये जल्द से जल्द बन जाए। अब यहाँ पे ये सुनते साथी जो फेंगली है वो कहने लगता है कि तुमसे किसने कहा कि अपना मुंह चलाओ, कि थोड़ी देर के लिए तुम अपना मुंह बंद करके नहीं रह सकते? तुम्हें पता नहीं कि आखिर इसने हमारे लिए क्या किया है, हमारी जान कितनी बार इसने बचाई है। हमें तो फेयर फिस्ट का एहसान मंद होना चाहिए। अब यहाँ पर उसकी बात सुनकर शीमो अपने पास से पैसे निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि ब्रदर फेंग, मैं आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन मैं इसे नहीं रख सकता, और ये लीजिए बाकी के पैसे। जिस पर फेंगली उन पैसों को लेने से मना कर देता है। अभी यहाँ पे जो फेयर फिस्ट यानी कि शीमो है वो कहने लगता है कि भाइयों के बीच भी अगर कुछ हो तो वो भी अपने अकाउंट्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी मैंने आपसे ऑलरेडी बहुत से फेवर्स मांगे हैं तो मैं अब ये नहीं ले सकता, और वैसे भी मैं अब आपसे एक और फेवर मांगने वाला हूँ। अभी ये सुनकर जो फेंगली है वो उन पैसों को अपने पास रखते हुए कहता है कि ठीक है फेयर फिस्ट, तुम्हें जो कुछ भी जानना है तो मुझे बता सकते हो, अगर मेरी बस में होगा तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा। अभी यहाँ पे ये सुनकर शी मुझसे कहने लगता है कि ब्रदर फेंग, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप दोनों में से किसी ने कभी डुअल कल्टीवेशन मेथड के बारे में सुना है जो कि की सेंसेशन को एनहेंस कर सकता है। अब ये सुनकर ये दोनों बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं और अचानक से उसका जो ग्रुप लीडर है वो कहने लगता है कि फेयर फिस्ट, आखिर तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हो। जिस पे शीमू बताने लगता है कि असल में मैंने एक किताब में अचानक से इस चीज को पढ़ा जो कि एक ऑर्थोडॉक्स टाइप की टेक्निक है जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। अब यहाँ पर फैमिली बताने लगता है कि नहीं नहीं ये वैसी नहीं है असल में। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये क्या टेक्निक है। जिस पर शीमू कहने लगता है कि उस बुक के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है कि जो कल्टीवेशन से पहले जब लड़का और लड़की दाव कंपेनियंस बन जाते हैं तो ये बेस्ट होता है, लेकिन इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं था कि आखिर की को सर्कुलेट कैसे किया जाए। अब ये सुनकर जो ग्रुप लीडर था यानी कि फेंगली का साथी वो यहाँ पर हंसने लगता है। शीमू कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, आखिर हम की को सर्कुलेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि तभी फेंगली कहता है कि असल में फेयर फिस्ट ब्रदर, तुम बहुत ही ज्यादा प्योर हो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने ट्रेनिंग को लगा दिया है, तुम्हारा माइंड विजन सब कुछ प्योर है, तुम बस ट्रेनिंग पे फोकस करते हो इसलिए तुम्हें इसके बारे में आइडिया नहीं। लेकिन जब तुम एक ऐसी औरत से मिलोगे जो कि बिल्कुल तुम्हें मैच करे, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हो, तब शायद तुम्हें समझ आ जाए कि की को सर्कुलेट कैसे किया जाए। जिस पे शीमू कहने लगता है कि अगर हमें साथ में आगे बढ़ना है तो हमारी जो मार्शल स्किल्स है ये भी मैच होना जरूरी है, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर कोई भी वुमेन मेरे मैच की है ही नहीं। मैं इतने औरतों से मिल चुका हूँ लेकिन कोई भी मेरी जितनी ताकतवर नहीं है। अब ये सुनकर जो ग्रुप लीडर है वो हंसने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं
नहीं, हम उस मैच की बात नहीं कर रहे। कि तभी फैंग उसे रोकते हुए कहता है कि क्यों ब्रदर, फेयर फिस्ट को सबसे बेस्ट औरत चुनने का हक नहीं जो कि उन्हें हर लेवल पे मैच करे। फेयर फिस्ट चिंता मत करो, जब सही वक्त आ जाएगा तुम समझ जाओगे। जिस पर वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि फिलहाल मुझे मेरे एक और जरूरी काम को अंजाम देना है, इसलिए मैं चलता हूँ। शिमू यहाँ से चला जाता है, लेकिन ये दोनों उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे ग्रुप लीडर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसे कभी कुछ समझ भी आएगा। इसी के साथ रात हो जाती है और हम बैम्बू फॉरेस्ट के पास शिमू को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी गोल्डन सिल्क रैट की तलाश में आया हुआ था। और वो कहता है कि उस बुक के अकॉर्डिंग जो गोल्डन सिल्क रैट है वो बैम्बू खाने के लिए रात के वक्त बाहर निकलते हैं और सिर्फ रात में ही नजर आते हैं। और तभी वो एक पत्ते को उठाता है जिस पर काटने के निशान थे और वो समझ जाता है कि ये उसी गोल्डन रैट के होंगे, जिसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। साथ ही उसने यहाँ पर एक ऐसी चीज को भी लगाया था जिसकी स्मेल से ये जो रैट्स हैं ये अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। अब शिमू यहाँ पे इंतजार करते करते काफी लेट हो जाता है और वो मन में कहता है कि न जाने वो आएगा भी या नहीं। कि तभी यहाँ पे हम एक गोल्डन सी चमकती हुई चीज को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये वही गोल्डन सिल्क रैट होता है जो कि यहाँ इस खुशबू से अट्रैक्ट होकर आ गया था। कि तभी अगले ही पल वो उसकी जाल में भी फंस जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाल बंद हो उससे पहले ही ये जो गोल्डन सिल्क रैट था ये यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी शिमू सामने आकर उस पर जाल फेंकता है, पर ये इतना ज्यादा फुर्तीला था कि वो उसके जाल से भी बच जाता है। जो देखकर शिमू कहता है कि ये छक्कू तो बहुत तेज है और वो उसके पीछे दौड़ते हुए एक स्लैश अटैक करता है ताकि वो अपने दूसरे जाल को उसके ऊपर गिरा सके। लेकिन ये जो चूहा था ना ये बहुत ज्यादा स्मार्ट था, ये इमीडिएटली उन सारे ऑब्स्टिकल्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक कि शिमू ने दूसरी जगह पे भी ट्रैप्स लगाए थे जहाँ पे एक बड़ा सा बकेट था जो कि उसने उसे ट्रैप करने के लिए लगाया था, लेकिन वो उससे भी कूदते हुए सीधा ब्रिज की तरफ रवाना हो जाता है। जो देखकर शिमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच के निकल पाओगे? और तभी ये जो चूहा था ये भागते भागते एक स्टिकी सी जगह पे चिपक जाता है और जहाँ से ये निकल नहीं पाता। ये देखकर शिमू कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लाइटनिंग से भी ज्यादा तेज क्यों ना हो, लेकिन बच्चों तुम इससे तो नहीं बच सकते। पर तभी उसके पास वो जो पर्ल था वो यहाँ तेजी से ग्लो करने लगता है, जिस वजह से शिमू समझ जाता है कि आसपास कोई खतरा मौजूद है। कि तभी यहाँ पर उस पर एक स्लैश अटैक होता है जिस वजह से शिमू पीछे खिसका चला जाता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो? हम देखते हैं कि जहाँ पे उसने अटैक किया था वहाँ पर आइस क्रिस्टल बन चुके थे और वो उसके ऊपर लैंड करते हुए शिमू की तरफ ही देखे जा रहा था। और हमें बताया जाता है कि इस बंदे के नाम असल में किंग जिया है, जिसके पास हानी ऑन स्वॉर्ड है और जिसका कल्टीवेशन लेवल ग्रेट परफेक्शन है। अब यहाँ पे वो बंदा उसे ही घूरे जा रहा था और तभी जैसे ही शिमू उसका चेहरा देखता है उससे बचपन का वो ट्रॉमा याद आ जाता है कि कैसे इसने इसके सारे दोस्त, उसके फैमिली मेंबर सबको जान से मार दिया। हाँ, वही मास्टरमैन जिसने की पूरी तरीके से उसकी जिंदगी उजाड़ के रख दी। अब यहाँ पे ये जो मास्टरमैन था यानी कि जिसका नाम किंग जिया है वो लेता है उस चूहे को, उस पे तो अपनी थोड़ी थर्मल एनर्जी को डालते हुए उसकी स्प्लिट आई को चेक करता है और फिर उसे लेके यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे उसे सामने देखते साथ ही शिमू का तो हो गया। वो यहाँ पर गुस्से के साथ अपने मुक्के को टाइट करता है, उसे देखता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगता है कि तुम वही कातिल हो ना जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो निकालता है अपनी तलवार और कहता है कि तुमने जो किया है ना उसकी कीमत आज मैं तुम्हारी जान लेकर अदा करूंगा। और फिर वो उसकी तरफ स्लैश अटैक चला देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अटैक को ये बंदा बिना पीछे मुड़े ही अपनी तलवार से काउंटर कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ शिमू भी आता है, दे तनातन पीछे से इस पे वार करता है, लेकिन किंग जिया इतना ज्यादा माहिर हो चुका था कि वो इसकी तरफ पलटता ही नहीं और उसके सारे अटैक्स को अपने पीछे से ही ब्लॉक कर लेता है। पर तभी यहाँ पर शिमू उसके सामने आकर उसकी आंखों पे अटैक करने की कोशिश करता है और उसके ब्लेड को वो बस अपने 2 फिंगर से रोक लेता है, जिसके बाद वो शिमू को बहुत गुस्से भरी निगाहों से देखता है और उसे उठा के बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ फेंक देता है, जहाँ पे बैम्बू ट्रीज को तोड़ता हुआ शिमू काफी दूर जा गिरता है। और तभी वो अपने आप को संभालते हुए उस बंदे को देखता है जो कि उस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। शिमू को यहाँ पे और ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी तलवार को टाइटली होल्ड करते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और वाइंड स्ट्राइक का 6th फॉर्म यूज करता है और फिर आर्मर ब्रेक स्लैश नाम का अटैक करता है। लेकिन शिमू जानता था कि इतना आसान नहीं होगा। कि तभी वो पीछे पलटता है जहाँ पर इस बंदे ने अब शिमू पे अटैक किया था, जिसे कि शिमू जैसे तैसे काउंटर करता है, लेकिन तभी वो रिवर्स फ्लिप मारता है। साथ ही वो यहाँ अपने शूरिकेन को भी फेंक के मारता है, जिस वजह से ये आदमी उस शूरिकेन को रिपेल कर देता है, लेकिन वो भूल गया था कि ये रिवर्स भी होती है। और जब ये शिमू पे दूसरा अटैक करता है तो तभी उसकी वो जो ब्लेड थी वो घूम के आती है और इसके हेड को काट देती है। यहाँ पर ये देखकर इस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी कोल्ड अबे स्वॉर्ड को टाइटली होल्ड करते हुए आसपास पूरी जगह को फ्रीज करना शुरू कर देता है, जिसके चलते शिमू के हाथ पैर वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। वो खुद को एक जगह से भी दूसरी जगह हिला नहीं पा रहा था और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर किंग जिया शिमू की तरफ तेजी से उसे मारने के लिए बढ़ रहा था। कि तभी ऊपर से एक स्लैश अटैक आता है जो कि इसके अटैक को काउंटर करते हुए इसे पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। साथ ही इस अटैक के चलते शिमू भी बर्फ से आजाद
समाप्त हो चुका था और वो एक चट्टान से जा टकराता है और हम एक लड़की को यहाँ पे देखते हैं जो कि किंग जिया से कहने लगती है कि तुम्हारी ये जो द ग्रेट एंड माइटी कोल्ड अबिस स्वॉर्ड है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बच्चे पर इसे उठाना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम है जीमैन शिउ जो कि तियानियन सेक्ट से बिलोंग करती है और जिसे कि तियानियन स्नेक लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये किन तियान स्वॉर्ड मैनुअल को परफॉर्म करती है, जिसके साथ वो यहाँ पर किंग जिया पे अटैक करती है और कहती है कि मैं न जाने कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर देता है और कहता है कि तुम चाहे मानो या ना मानो लेकिन तुम्हारी मौत से मुझे कोई लेना देना नहीं। जिस पर वो कहती है कि अच्छा क्या सच में कोई लेना देना नहीं, ठीक है फिर मैं तुम्हें भी मार दूंगी जिसके बाद तुम भी उसे ज्वाइन करना। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे उस पर आइस टोर्नेडो से अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए यहाँ पे किंग जिया एक शील्ड को बना लेता है, लेकिन वो उसके आइस शील्ड को भी ब्रेक करके उस पर अटैक को जाती है। पर तभी किंग जिया हवा में फ्लोट करता है, यहाँ पर अपने एक आइस फॉर्मेशन को प्रिपेयर करता है जिससे बहुत बड़े बड़े आइस क्रिस्टल निकलते हैं और यहाँ पे इसके टोर्नेडोज को काउंटर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा आइस ब्लॉक सीधा यहाँ इस लड़की के पीछे जो फॉर्मेशन था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वो रुकती नहीं, वो और तेजी से इस बंदी की तरफ बढ़ती है, सीधा उसके सामने जाकर उस पर स्लैश अटैक करती है, लेकिन तब तक वो और दूर जा चुका था। अब इनके बीच क्लोज कॉम्बैट चल रहा था जो कि नीचे से शीमू देखे जा रहा था और कहता है कि ये दोनों तो अलग ही लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें ही कहा जाता है ट्रू वॉरियर्स। अब यहाँ पे शीमू की आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो बस इन्हें फाइट करते हुए देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ किंग जिया उस लड़की के पूप पर बहुत से स्लैश अटैक करता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें तो न जाने कब का मारा जाना चाहिए था, 3 साल से तुम जिंदा हो लेकिन अब और नहीं। ये कहते साथ ही वो वापस से अपने आइस फॉर्मेशन से उस पर अटैक करती है, जिससे कि वो अपने स्वॉर्ड से काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी और सीधा अपना पाम अटैक उसके चेस्ट पे लैंड करती है, जिसके इम्पैक्ट से किंग जिया काफी दूर गिरा चला जाता है। वो अपनी तलवार से अपनी स्पीड को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक यहाँ पे वो लड़की और ज्यादा करीब पड़ने लगती है। ये देखकर किंग जिया उठाता है अपनी स्वॉर्ड को और सीधा यहाँ की पूरी फॉरेस्ट को फ्रीज करने लगता है। साथ ही जमीन से बहुत बड़े बड़े आइस लैंशेस में निकल रहे थे ताकि वो कैसे भी करके इस लड़की को यहाँ मार सके, लेकिन वो इनसे डॉज करते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है, क्योंकि तब तक यहाँ पे किंग जिया ने अपने उस ग्रेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया था और उसकी तलवार बहुत ज्यादा लंबी होने लगी थी। अब यहाँ पे वो जैसे इसके करीब जाती है तब तक किंग जिया अपने स्वॉर्ड को उस पर लैंड करा देता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस इम्पैक्ट के चलते यहाँ पर मिस शू को 9-2-11 होना पड़ता है। वो यहाँ से भाग रही थी, ये देखकर जो किंग जिया है वो उसके पीछे जाने लगता है। वो यहाँ पर उस पे मल्टीपल अटैक्स भी करता है, आसपास के पेड़ों को भी वो काट देता है, बस कैसे भी करके वो उसे मारना चाहता था। यहाँ पे वो उन टूटे हुए बैम्बूस को बर्फ में फ्रीज करके इसकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन यहाँ पे मिस शू भी किसी से कम नहीं थी, वो उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय करती है और फिर अपने आइस शुरिकेन से उस पर हमला भी करती है, जिससे कि ये बंदा भी बहुत इजीली डॉज करता है एंड देन अपने स्वॉर्ड को जमीन में प्रेस करके एक बहुत बड़े आइस क्रिस्टल को वो यहाँ पे बनाता है और सीधा उसके और उसके फॉर्मेशन के पीछे वो लगा देता है। अब यहाँ पे तेजी से ये जो बर्फ की चट्टान थी ये ग्रो करती है, लेकिन यहाँ पे मिस शू भी किसी से कम नहीं थी, वो निकालती है अपनी तलवार और सीधा इस बड़ी से आइस चट्टान पे दे मारती है, जिससे अगले ही पल उसका ये जो बड़ा सा चट्टान था ये जमीन पे धराशायी हो जाता है और इसके बहुत से टुकड़े हो जाते हैं। अभी ये देखकर जो किंग जिया है वो कहने लगता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जिस पर वो शू कहती है कि तुम्हें ना सबसे पहले अपनी जुबान पे लगाम देनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और मेरी कानों को तुम्हारी आवाजें चुभती है। ये कहते साथ ही वापस से वो इससे बढ़ जाती है। अब यहाँ पे इनके बीच क्लोज कॉम्बैट भी चलता है, लेकिन अगले ही पल में शू अपने स्वॉर्ड पे अपने पावर्स की कोटिंग करते हुए उस पर बहुत से स्लैश अटैक्स करती है, जिस पर किंग जिया भी उन सारे स्लैश अटैक को अपने स्वॉर्ड से काउंटर करते हुए वापस से इस पे हमला करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों ही तलवारबाजी कर रहे थे और इसी दौरान किंग जिया उसके स्वॉर्ड को और उसके पावर्स को देखकर कहने लगता है कि तियानियन सेक्ट का ये जो सीक्रेट ट्रेजर है, या फिर मैं ये बोलूँ कि सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर जिसे कि मिस्टिक आइस प्लेट कहा जाता है, आखिर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुम तो इसके लायक भी नहीं। जिस पर वो उसे दूर फेंक देती है और कहने लगती है कि ये मेरे पास इसलिए है ताकि मैं इसके जरिए से तुम्हारी जान ले सकूं। अब यहाँ पे उस लड़की को फाइट करता हुआ देखकर शीमू कहता है कि वाकई में ये लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस मास्टरमैन ने कहा कि तियानियन सेक्ट जरूर ये उसी सेक्ट से बिलोंग करती होगी। अब यहाँ पे इन्हीं दोनों के बीच जब फाइट चल रही थी तभी यहाँ पर किंग जिया के पास से वो जो गोल्डन सिल्क रेड था वो निकल जाता है, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और अब वो यहाँ पे एक और मिनट भी जाया नहीं कर सकता था, तो वो यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन पीछे शीमू को वो पकड़ के उस लड़की की तरफ थ्रो कर देता है। अब वो लड़की भी शीमू को बचा लेती है और पहली बार इन दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं कि तभी यहाँ पे शीमू खुद को संभालता है और मिस शू किंग जिया की डायरेक्शन में देखकर कहने लगती है कि तुम ऑलरेडी मेरे सोल ट्रैकिंग सेंस से टकरा चुके हो, तो तुम यहाँ से बच के
नहीं जा सकते, चाहे जितनी भी दूर जाओ मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगी। कि तभी यहाँ उसकी नजर उस गोल्डन सिल्क रैट पे जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने सेक्शन 4 से खींचती है और थोड़ा सा प्यार करते साथ ही ये जो गोल्डन सिल्क रैट है ये होश में आ जाता है। और ये जो गोल्डन सिल्क रैट था ये भी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश था। मिस शो उसे देखकर कहती है कि क्या बात है, तुमने तो अपनी स्प्लिट आईज को बहुत जल्द अवेकन कर लिया है। अब मैं समझा कि क्यों वो बंदा तुम्हारे पीछे पड़ा था। अब यहाँ पे हम शीमू को देखते हैं जो कि मुंह खोलकर बस इस लड़की को ही देखे जा रहा था, जिसपे वो लड़की कहती है कि या फिर तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। जिसपे शीमू माफी मांगता है और कहता है कि मिस असल में आपकी जो ये स्वॉर्ड स्किल्स है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं बस इन्हीं में खो गया था, तो प्लीज मेरे रूटनेस के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मिस शू उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है, जिस पर शीमू उससे कहता है कि प्लीज जरा मेरी बात सुनिए। ये देखकर मिस शू उसकी तरफ टर्न होती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन शीमू तो उसकी खूबसूरती में ही खो जाता है। कि तभी वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम्हें ये गोल्डन सिल्क रैट चाहिए, आफ्टर ऑल इसे तुमने पकड़ा था लेकिन उसने आके बीच में चुरा लिया था, बताओ तुम्हें कितने पेमेंट चाहिए। शीमू उससे कहता है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आपने मेरी जान बचाई है, आप इस गोल्डन सिल्क रैट को रख सकती हो। असल में बिल्कुल आपकी तरह मैं भी उस गोल्ड अभी स्वॉर्ड वाले बंदे से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। इतने सालों से मैंने भी खुद को इसलिए ट्रेन किया ताकि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपना बदला ले सकूं। अब उसकी बात सुनकर मिस शू यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि पर आखिर इन सबका मुझसे क्या लेना देना। शीमू कहता है कि मिस आपकी जो मार्शल आर्ट स्किल्स है ये बहुत ज्यादा कमाल की है, आप जैसी पावरफुल वॉरियर को मैंने आज तक नहीं देखा, प्लीज वो मत कहना जो मैं सोच रही हूँ प्लीज। शीमू यहाँ पे बहुत गहरी सांस लेता है और कहने लगता है कि प्लीज मैं आपका डॉग कंपेनियन बनना चाहता हूँ और मैं डुअल कल्टीवेशन टेक्निक को आपके साथ कल्टीवेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मिस शूज की बात सुन के कहती है कि क्या डॉग कंपेनियंस, वो भी तुम्हारे साथ। इसी के साथ वो अपनी कोल्ड ऑरा को रिलीज करते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसा एक मामूली सा मार्शल डिसाइपल मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, हाँ मेरे मुंह पे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, वो भी ऐसी सिचुएशन में। अब यहाँ पे बेचारे शीमू को कुछ भी समझ नहीं आता। शीमू अपने मन में कहता है कि क्या डुअल कल्टीवेशन को कल्टीवेट करने के लिए शादी करना जरूरी है। मिस्टर शू आगे बताने लगती है कि उससे भी ज्यादा त्यानियन सेक्ट की जो जिम्मेदारी है वो अकेले मेरे कंधों पर है और अगले 100 सालों के लिए है, और वैसे भी मैंने पहले ही कसम खाई है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मार्शल आर्ट का अल्टीमेट गोल क्या है, तुम तो ऐसे समझते तक नहीं, तुम्हारा खुद का अपना रियलम ही लिमिटेड है और तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। हाँ ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगती है और ये उसे जाता हुआ देख कर शीमू कहने लगता है कि मिस प्लीज रुकिए, मेरा वो मतलब नहीं था। और तभी जाते हुए वो उसे ज्ञान कुन पाउच देती है और कहने लगती है कि मुझे अभी भी इस गोल्डन सिल्क रैट की जरूरत है, तो इसे फिलहाल के लिए मैं रख रही हूँ, और जो तुम्हारे हाथों में है यानी कि वो ज्ञान कुन पाउच, इसके अंदर तुम्हारी पेमेंट मौजूद है। कि तभी शीमू कहने लगता है कि मिस मैं जानता हूँ कि मेरी मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन के दिखाऊंगा, और जब वो दिन आएगा तब मैं त्यानियन सेक्ट में आऊंगा आपको ढूंढने। जिस पर वो यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि इस पर हम तो बात करेंगे जब तुम वाकई में ऐसा कुछ करके दिखाओगे। इसी के साथ वो यहाँ से चली जाती है और शीमू कहने लगता है कि मिस याद रखना कि हमारा वादा रहा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट वार्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हाथ में की स्प्रिट पिल की बोतल मौजूद थी, और अब वो यहाँ सामने देखता है तो वो पाता है कि उसके सामने बहुत ही रेयर हर्ब्स मौजूद है, और ये सब कुछ उसी ज्ञान कुन पाउच से मिला है उसे। शीमू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था और वो कहने लगता है कि अब तो मैं 11th लेयर तक बहुत इजीली ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, स्पेशली इन हर्ब्स की मदद से। शीमू आज की हार्वेस्ट से काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द इनर रियलम में एडवांस हो सकूं, जिसके बाद मैं न सिर्फ उस मास्टरमैन को हराऊंगा बल्कि मैं उस खूबसूरत सी लेडी से वापस से मिल भी पाऊंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर उन सारे हर्ब्स को और उस की स्प्लिट पिल को भी अपने पास रख लेता है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनहुआन भी आ जाती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी मूड में लग रही थी, और वो उसे बताने लगती है कि हम लोग बहुत ही जल्द एक शादी को अटेंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे वो उसे छेड़ते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये वू फैमिली की वेडिंग है, और साथ ही जो ब्राइड होने वाली है उसका सरनेम जोंग भी है। उसका फादर जो है वो बहुत ही माहिर क्राफ्ट्समैन था, है ना। जिस पर यूनहुआन कहती है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। इस पर वो बताता है कि मैं मिस जोंग से पहले भी मिल चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि ब्रदर वू हुआ से उसकी जो एंगेजमेंट है ये उसके फादर ने बहुत पहले ही तय की थी। असल में मैं ही था जो कि उसे एस्कॉर्ट करके वू फैमिली तक ले आया। जिस पर यहाँ यूनहुआन समझ जाती है कि आखिर इनके बीच कनेक्शन क्या था। कि तभी वो कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए भी एक परफेक्ट वेडिंग गिफ्ट पिक कर लूंगी। जिस पर वो उसे एक टोकन देता है और कहने लगता है कि ठीक है फिर उम्मीद करता हूँ
हूँ कि तुम मेरे लिए भी एक परफेक्ट गिफ्ट को सिलेक्ट करोगी। अब यून हुआन उसे वो टोकन लेते हुए चली जाती है। इसी के साथ हम यून हुआन को मार्केट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कहाँ जाना चाहिए। कि तभी एक शॉप होती है जो कि एक ड्रंकिंग शॉप होती है। कि तभी जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है, यहाँ पर उसका सामना वो फैमिली की एक मेड से होता है, जो कि उसे देखते ही पहचान जाती है, जिसका नाम श्याओ चू है। और वो उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे काफी टाइम बाद मिल रही हूँ, तुम्हें तो मैंने हमारे पैलेस में अपने यंग मास्टर के साथ भी नहीं देखा। लगता है कि शादी की तैयारियों में तुम काफी ज्यादा बिजी हो गई हो। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और कहती है कि मुझे यंग मास्टर ने इस चीज को बाय करने के लिए यहाँ पे भेजा है। अब यहाँ पे वो उस मामूली से बॉक्स को देखकर कहने लगती है कि ब्रदर वो हुआ शादी करने के लिए जा रहे हैं, और इतना मामूली सा गिफ्ट। जिस पे वो बताने लगती है कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, असल में हमारे यंग मास्टर जो शुन है वो शादी करने वाले हैं। जो सुनकर वो कहती है कि क्या वो शुन, आखिर वो कैसे शादी कर सकता है? सुना तो मैंने ये था कि वो फैमिली का जो एल्डेस्ट सन है, यानी कि सबसे बड़ा जो बेटा है, वो हुआ उसकी शादी मिस जोंग से होने वाली है। जिस पर वो जो मेट थी वो उसका हाथ पकड़ के इसे साइड में ले जाती है, कहने लगती है कि तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। असल में जो यंग मास्टर वो हुआ है वो मिस जोंग को पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने शादी से मना कर दिया। और सिर्फ मिस जोंग को लगता है कि उनकी शादी वो हुआ से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में उनकी शादी तो वो शुन से होने वाली है। ये सुनकर यू हॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और फिर वो समझ आती है कि जब उस इन्विटेशन को उसकी मदर ने देखा था तो क्यों उसकी मदर ने जाने से मना कर दिया था, और उसने उसके बजाय शीमोर से जाने को कहा। अभी यहाँ पे से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ से दौड़ कर जाती है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। आखिर वो फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे जल्द से जल्द शीमू को बताना ही होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो